जब हम अंडमान के बारे में सुनते हैं तो हम इसके खूबसूरत समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों की याद दिला दी जाती है। हालांकि इनमें से कई द्वीप अब पर्यटन स्थल हैं, लेकिन इनमें ऐसे द्वीप भी शामिल हैं जो निर्जन हैं और जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब इन सभी के अलावा भारत इन द्वीपों को एक और रणनीतिक लक्ष्य दे रहा है। वह है हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी चाल पर रोक लगाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में अंडमान भारत की सबसे मूल्यवान संपत्ति कैसे बन गया। संख्या में तो सही, आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन की है। 2 विमान वाहक और 80 पनडुब्बियों सहित उनके पास 360 युद्धपोत हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चीनी युद्धपोतों की संख्या केवल 20 वर्षों में 3 गुना हो गई है। चीन बताता है कि यह उनके तटों और आसपास के दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे एक ब्लू वाटर नेवी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं जो अमेरिका की तरह सभी 7 महासागरों में उपस्थित स्थापित कर सके। जब 2023 में निर्माणाधीन तीसरे विमान वाहक को चालू किया जाता है तो उसके नेतृत्व में एक नया कैरियर टास्क फोर्स हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। चीन ने सीबेट को मैप करने के लिए कई सर्वेक्षण जहाजों को तैनात किया है ताकि 85,000 टन के विस्थापन वाला यह विशाल जहाज सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। चीन का उद्देश्य न केवल क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करना है, बल्कि यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित लाभ उठाना भी है। इसे संभव बनाने के लिए दक्षिण गोलार्ध के उत्तर में कई निर्जन द्वीपों में से एक पर एक सैन्य अड्डा स्थापित किया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने दक्षिण सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया और उनके प्रभाव को समेकित किया। यदि इस तरह का स्थायी बेस क्षेत्र में बनाया जाता है तो केवल एक या अधिक कैरियर टास्क फोर्स द्वारा हिंद महासागर नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19वीं सदी की अंतिम तिमाही में अपने प्रभाव समेकित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्ल हार्बर के समान एक और चीनी बेस भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यह न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी हमारी संप्रभुता पर सवाल खड़ा करेगा। इसीलिए इस क्षेत्र पर, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानते हैं, चीन की उन पर कब्जा करने की योजना का विरोध किया जाना चाहिए। यहीं पर मलक्का, जल डमरू मध्य और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य दक्षिण सागर के हिंद सागर को जोड़ने वाला सबसे छोटा जल मार्ग भी है। हर साल 1 लाख से अधिक कार्गो जहाज इससे गुजरते हैं। दुनिया का लगभग 25% माल इसके माध्यम से कारोबार किया जाता है। इसमें चीन के घरेलू उपभोग का 80% और उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का एक बड़ा प्रतिशत भी शामिल है। इसलिए यदि भारत का यहाँ नियंत्रण करता है तो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी तक पहुंचने में चीन असमर्थ हो जाएगा। चूंकि मलक्का का पश्चिमी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर है, इसीलिए भारत को आवश्यकता पड़ने पर इसे नियंत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाज भारत इंडोनेशियाई समुद्री सीमा और 10 डिग्री चैनल से होकर गुजरता है जो भारत का हिस्सा है। क्षेत्र में सैन्य तैनाती के माध्यम से भारत चीनी जहाजों को पीछे हटाने में सक्षम होगा। 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जितायू ने मलक्का दुविधा के रूप में इसे वर्णित किया था। भारत ने समुद्र पर नियंत्रण में तेजी लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड की शुरुआत की है। हमें विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि यह भारत की पहली एकीकृत कमान है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। वायुसेना की भूमिका भारत द्वारा तैनात युद्धपोतों और पनडुब्बियों का समर्थन करने के लिए होगी, जबकि द्वीपों की रक्षा में थल सेना की भूमिका होगी। भारत ने पहले इस क्षेत्र में कई प्रमुख द्वीपों पर नौसैनिक अड्डे और रनवे बना दिए थे। हालांकि बढ़ते खतरे को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि अधिक उन्नत युद्धपोत मिग-29 के सहित बेहतर युद्धक विमान और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा भारत ने संचार की सुविधा के लिए हाल ही में चेन्नई से अंडमान तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। संक्षेप में, न केवल 85,000 टन, भले ही उससे बड़ा विमान वाहक आता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक अविनाशी प्राकृतिक विमान वाहक है जो डूबता नहीं है। लेकिन यह मत सोचिए कि चीन भारत की इन तैयारियों के साथ ही हिंद महासागर के तट पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा।
चीन भारत के सैन्य अभियानों को जानने के लिए अंडमान के पास एक अवलोकन पोस्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह उपलब्धि म्यांमार के कोको द्वीप समूह में है। वे सूचनाओं को जानने के लिए छोटी पनडुब्बियों को तैनात करने की भी योजना बनाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए भारत ने जापान की मदद से द्वीपों के आसपास समुद्र के नीचे सेंसर लगाने की योजना बनाई है। चीन ने मलक्का के महत्व को कम करने के लिए योजनाएं भी शुरू कर दी है। इनमें से एक थाई नहर है। थाईलैंड के माध्यम से एक नहर का निर्माण न केवल मलक्का से बच जाएगा, बल्कि कार्गो जहाजों के लिए 1200 किलोमीटर तक की बचत करेगा। लेकिन इस नहर से भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नहीं बच सकते। परिणाम स्वरूप वर्तमान में चीन इंडोनेशिया में सुंडा जलडमरू मध्य और लोम्बोक जलडमरू मध्य के माध्यम से 2 मार्गों को लक्षित कर रहा है। हालांकि चीन के दक्षिण चीन क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ सीमा विवाद है, लेकिन आमतौर पर इंडोनेशिया के साथ उसके अच्छे संबंध है। नतीजन यह अनुमान लगाया गया था कि चीन को अतिरिक्त परिवहन लागत पर प्रतिवर्ष $85 से $1 बिलियन के बीच का खर्च करना होगा। चीन अस्थायी रूप से हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित करने से नहीं कतराएगा, क्योंकि उसे इतनी बड़ी राशि कम खर्च करनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि अंडमान और वहां के भारतीय योजनाएं चीनी चालों को रोक रही हैं। चेकमेट चाइना।